Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is me Tanu. In this video, we will study about arthritis, and in my previous video, I have explained about metabolic bone disorder, rickets, osteomalacia and osteoporosis in detail. You can also check that video. So guys, without any delay, let's start the video. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे कि अर्थराइटिस का मीनिंग क्या होता है. सो अर्थराइटिस के अंदर जो अर्थरो वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है जॉइंट, एंड जो आइटिस होता है इसका मीनिंग होता है इन्फ्लामेशन. सो अर्थराइटिस क्या होता है, जॉइंट्स की जो इन्फ्लामेशन होती है उसको कहते हैं अर्थराइटिस. ठीक है, जॉइंट की इन्फ्लामेशन की. नेक्स्ट, अर्थराइटिस के 3 टाइप्स होते हैं. ठीक है, 3 टाइप्स में डिवाइड होता है मेनली अर्थराइटिस. First type is osteoarthritis, second one is rheumatoid arthritis and third one is gouty arthritis. So osteoarthritis क्या होता है? Osteoarthritis एक degenerative disorder होता है. ठीक है, ये नॉन सिस्टमिक एंड नॉन सिमेट्रिकल एक degenerative disorder होता है. मेनली जो osteoarthritis होता है ये फीमेल में अक्कर होता है, एंड ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अर्थराइटिस होता है जो अक्कर होता है. एंड जो रेमोटाइड अर्थराइटिस होता है ये एक ऑटो इम्यून अर्थराइटिस होता है. ठीक है, एंड ये मेनली ये भी फीमेल्स में अक्कर होता है. थर्ड वन गाउट, एंड लास्ट जो गाउटी अर्थराइटिस होता है ये एक मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ होती है. ये मोस्टली ये मेल्स में कॉमन देखने को मिलती है, मेल्स में होती है सबसे ज़्यादा. नाउ वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट ओस्टियोआर्थराइटिस. सो सबसे पहले मैं ओस्टियोआर्थराइटिस को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद रेमोटाइड अर्थराइटिस एंड देन गाउटी अर्थराइटिस को डिटेल में पढ़ेंगे. सो ओस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है? ओस्टियोआर्थराइटिस इज़ अ नॉन सिस्टमिक, नॉन सिमेट्रिकल, नॉन इन्फ्लामेटरी एंड डीजनरेटिव जॉइंट डिसीज़. सो ओस्टियोआर्थराइटिस एक नॉन सिस्टमिक होती है. ठीक है, मीन्स ये लोकली एरिया पर अक्कर होती है, एंड नॉन सिमेट्रिकल होती है, एंड नॉन इन्फ्लामेटरी होती है, एंड एक डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज़ होती है. इसके अंदर जॉइंट का डीजनरेशन हो जाता है. ठीक है, एंड मेनली डीजनरेशन होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज का. तो ये एक रफली डायग्राम है. इसके अंदर ये 2 बोन आ रहे हैं, 2 बोन मिलकर जॉइंट बना रहे हैं. तो जो आर्टिकुलर सरफेस होते हैं बोन के, जब ये मिलते हैं तो एक जॉइंट फॉर्म होता है. ठीक है, नाउ जो आर्टिकुलर सरफेस है यहाँ पर एक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है जिसको आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं. ठीक है, तो आर्टिकुलर कार्टिलेज का डीजनरेशन हो जाता है ओस्टियोआर्थराइटिस के अंदर. सो जब डीजनरेशन होगा आर्टिकुलर कार्टिलेज का तो जो जॉइंट का स्पेस होगा वो नैरो हो जाएगा. ठीक है, नैरोइंग हो जाएगी जॉइंट स्पेस की. ये सबसे अर्लीस्ट देखने को मिलता है ओस्टियोआर्थराइटिस में. एंड जब नैरो हो जाता है जॉइंट स्पेस का तो क्या होता है, जो ओस्टियोब्लास्ट सेल होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं. सो ओस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल होते हैं. ठीक है, जो बोन्स को फॉर्म करते हैं. नाउ जब डीजनरेशन होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज का एंड जॉइंट स्पेस नैरो होता है तो इस डिजीज़ में ये देखने को मिलता है कि जो ओस्टियोब्लास्ट सेल होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं एंड ओस्टियोफाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, ओस्टियोफाइट्स का फॉर्मेशन होगा यहाँ. सो ओस्टियोफाइट्स ये स्मॉल बोनी ग्रोथ होती हैं जिसका फॉर्मेशन करते हैं इस डिजीज़ के अंदर जो ओस्टियोब्लास्ट होते हैं. नेक्स्ट, इसके अंदर मेनली कौन कौन से जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं? फर्स्ट वन डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट इन्वॉल्व होता है सबसे पहले, एंड सेकंड नी जॉइंट. ठीक है, ये मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट कॉजेज ऑफ ओस्टियोआर्थराइटिस. सो सबसे फर्स्ट है आइडियोपैथिक. सो एग्जैक्ट जो कोज है वो अननोन है ओस्टियोआर्थराइटिस का भी. सेकंड कॉज ऑफ ओस्टियोआर्थराइटिस इज़ ऑक्यूपेशन. तो ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोज होता है. सो जैसे लेबर होते हैं उनको अपने जो ऑक्यूपेशन है वहाँ पर उनको ज़्यादा हार्ड काम करना पड़ता है. ठीक है, ओवर यूज़ होता है वहाँ पर उनके जॉइंट का. ठीक है, ओवर यूज़ होने की वजह से जॉइंट की ओस्टियोआर्थराइटिस अकर हो सकती है, जिसकी वजह से डीजनरेशन हो सकता है जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है उसका. नेक्स्ट, ओबेसिटी, ओवरवेट की वजह से भी ये हो सकता है. नेक्स्ट कोज होता है एज. सो एज भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है. जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं इस डिज़ीज़ के. नेक्स्ट, फैमिली हिस्ट्री. अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है, पहले से ये डिज़ीज़ चलती आ रही है तो ये भी
इम्पॉर्टेंट कॉज होता है। नेक्स्ट, ट्रॉमा। किसी भी ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। फॉर एग्जांपल जैसे जो मेनिस्कस टीयर होता है, मेनिस्कस टीयर, सो मेनिस्कस एक स्मॉल सी शेप कार्टिलेज प्रेजेंट होता है टीबिया एंड फिबुला के बीच में। ये एज अ शॉकर एक्ट करता है। जब मेनिस्कस टीयर हो जाता है इसकी ट्रॉमा की वजह से, तो भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस अक्कर होने के। एंड तो मेनिस्कस को रिमूव करने के लिए एक सर्जरी भी परफॉर्म की जाती है। अगर ये हो जाता है तो उसको कहते हैं मेनिसेक्टमी। सो ये कुछ कॉजेज़ थे ऑस्टियोआर्थराइटिस के। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होगा, जो जॉइंट का स्पेस होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा, डिक्रीज़ देखने को मिलेगा जॉइंट स्पेस। एंड ये सबसे अर्लीस्ट साइन एंड सिम्टम होता है, ठीक है। एंड जब स्पेस डिक्रीज़ हो जाएगा तो उस वजह से जॉइंट पेन अक्कर होगा, ठीक है। एंड जॉइंट पेन मोस्टली कब अक्कर होगा, अर्ली मॉर्निंग आफ्टर अवेकनिंग। सो अर्ली मॉर्निंग जब पर्सन उठेगा तो सबसे ज़्यादा पेन फील होगा उसको इस डिज़ीज़ के अंदर। सो अर्ली इन द मॉर्निंग सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है पेन। एंड इस पेन की ड्यूरेशन होती है लेस देन 30 मिनट। 30 मिनट के लिए होता है मोस्टली, 30 मिनट से कम टाइम के लिए ही देखा जाता है ज़्यादातर। नेक्स्ट, पेन इंटेंसिटी इंक्रीज़ विद एक्टिविटी। जो पेन की इंटेंसिटी होती है वो एक्टिविटी के साथ इंक्रीज़ होती है। जितना ज़्यादा पर्सन वर्क करेगा तो उतना ही उसकी जो जॉइंट है उसका यूज़ होगा, ठीक है। इसकी वजह से ज़्यादा हो सकता है पेन। एंड पेन सबसाइड विद रेस्ट। एंड पर्सन रेस्ट करेगा तो जो पेन होगा वो सबसाइड हो जाएगा। नेक्स्ट, साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है मसल वीकनेस। मसल वीकनेस हो जाएगी, जो मसल्स होंगी वो वीक हो जाएगी। नेक्स्ट, जॉइंट। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम है जॉइंट सबलक्सेशन। सो जॉइंट सबलक्सेशन क्या होता है, इसके अंदर पार्शियल सेपरेशन हो जाता है। जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होता है उसका, आर्टिकुलेटिंग सरफेस वो होता है जो दो जॉइंट को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। आर्टिकुलेटिंग सरफेस का अगर पार्शियल सेपरेशन हो जाता है तो उसको कहते हैं जॉइंट सबलक्सेशन। एंड जॉइंट डिसलोकेशन। सो जॉइंट डिसलोकेशन के अंदर कंप्लीट सेपरेशन हो जाता है जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होता है जॉइंट का उसका। नेक्स्ट, हैंड डिफॉर्मिटी भी देखने को मिलती है, अनादर साइन एंड सिम्टम। हैंड डिफॉर्मिटी के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो डिफॉर्मिटी होती हैं। फर्स्ट वन है बाउचार्ड्स डिफॉर्मिटी एंड सेकंड वन इज़ हेबर्टसन्स डिफॉर्मिटी। सो जो बाउचार्ड्स डिफॉर्मिटी होती है इसके अंदर मेनली जो PIP जॉइंट होता है, प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट, ये ऊपर वाला होता है प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट। अगर आप अपनी फिंगर को देखेंगे तो फिंगर में जो ऊपर वाला होता है ये वाला यहाँ पर होता है प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट। सो प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट की डिफॉर्मिटी होती है ये। एंड जो हेबर्टसन्स डिफॉर्मिटी होती है वो डिस्टल, जो ये ऊपर वाला होता है ये नीचे वाले जॉइंट की डिफॉर्मिटी, फिंगर में जो नीचे वाला यहाँ पर जॉइंट फॉर्म होगा यहाँ की डिफॉर्मिटी होगी डिस्टल। हेबर्टसन्स डिफॉर्मिटी में मेनली जो डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट होता है इसकी डिफॉर्मिटी होती है, इसका डिजनरेशन होता है। एंड इस वाले में होता है PIP जॉइंट का, प्रोक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, इसकी डिफॉर्मिटी होती है। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट डायग्नोसिस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। कैसे डायग्नोज कर सकते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस को। फर्स्ट वन इज़ हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। सो पेशेंट आएगा तो पेशेंट से सबसे पहले हिस्ट्री लेनी है, ठीक है। हिस्ट्री कलेक्ट करनी है कि कैसे हुआ ये सब, ठीक है, कैसे ये डिफॉर्मिटी अक्कर हुई मेनली। सो अगर पेशेंट आएगा, पेशेंट से सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्ट करनी है डिजीज़ से रिलेटेड, उससे पूछना है पूरा जो इंसिडेंट है उसके बारे में पूछना है। देन फिज़िकली एग्जामिनेशन परफॉर्म करनी है, फिज़िकली एग्जामिन करना पेशेंट को हेड टू टो, ठीक है, डिफॉर्मिटी को प्रॉपर एग्जामिन करना है। एंड नेक्स्ट, एक्सरे परफॉर्म करना। सो एक्सरे कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। एक्सरे के अंदर ये जो डिफॉर्मिटी होती है ये प्रॉपरली विजुअलाइज होती है। एंड जो ऑस्टियोफाइट्स होते हैं, जो बोनी ग्रोथ बन जाती है इसके अंदर, वो प्रॉपर विजिबल होती है। सो ये था डायग्नोसिस। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट मैनेजमेंट। कैसे मैनेज कर सकते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस को। फर्स्ट वन इज़ रेस्ट। सो रेस्ट करवाना सबसे पहले पेशेंट को, ब्रेसिस अप्लाई करवा सकते। तो पेशेंट को कहना है कि ब्रेसिस अप्लाई करे, ठीक है, ब्रेसिस अप्लाई करके वो रेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट, सो रेस्ट से क्या होगा, रेस्ट से जो पेन होगा वो सबसाइड होगा अर्ली एंड ईजली डिजीज़ क्योर होने में भी हेल्प होगी।
नेक्स्ट एक्सरसाइज, सो एक्टिव एरोबिक एक्सरसाइज करनी है पेशेंट को, ठीक है। एंड जो रेस्ट और एक्सरसाइज होगा ये बैलेंस में करना है। जैसे 2 घंटे पेशेंट ने रेस्ट किया तो अगले 30 मिनट उसको एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। 30 मिनट एक्सरसाइज करने के बाद जैसे अगले 2 घंटे फिर उसने रेस्ट किया, देन अगले 30 मिनट्स उसने एक्सरसाइज कर ली। सो ऐसे एक प्रॉपर बैलेंस वे में करनी है एक्सरसाइज। एंड अवॉइड करनी है जो हैवी वेट बियरिंग एक्सरसाइज होती हैं, इसको अवॉइड करना है। नेक्स्ट एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर। एनाल्जेसिक्स में जैसे एनाल्जेसिक में नसेड्स दी जा सकती है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होती है, जैसे इसके अंदर आइब्यूप्रोफिन दी जा सकती है, एस्पिरिन दी जा सकती हैं। एंड ये खाना खाने के बाद देनी है, आफ्टर मील देनी है। एंड COX-2 इनहिबिटर भी दिए जा सकते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल है सेलिकॉक्सिब। नेक्स्ट रेनिटिरिन जो मेडिकेशन होती है वो देनी है एट बेड टाइम। नेक्स्ट इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन दिया जा सकता है पेशेंट को, लोकली लगाया जाता है, ये इंजेक्शन होता है। सो इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन के अंदर जैसे जो इंजेक्शन आता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड इंजेक्शन, एंड नेक्स्ट हो गया जैसे इंजेक्शन हाइलुरोनिक एसिड। सो ये इंजेक्शन अप्लाई किए जा सकते हैं, ठीक है। ये इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन होते हैं, लोकली अप्लाई किए जाते हैं। एंड इनका जो तो ये इंजेक्शन क्या करेंगे, जो डीजनरेशन का प्रोसेस होगा उसको स्लो कर देंगे, ठीक है, जॉइंट के डीजनरेशन को स्लो कर देंगे। नेक्स्ट एक इंजेक्शन आता है जैसे ग्लूकोसेमाइन। सो ग्लूकोसेमाइन इंजेक्शन यूज़फुल होता है जॉइंट की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में। सो ये इंजेक्शन भी यूज़ किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट अगर इनसे भी क्योर ना हो देन टोटल जॉइंट का रिप्लेसमेंट किया जा सकता है, टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी परफॉर्म की जा सकती है एट लास्ट, ये लास्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा पूरा ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, ठीक है। हमने पढ़ा पूरा ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, हमने पढ़ा कि ये एक डीजनरेटिव डिजीज़ होती है, मोस्ट कॉमन ये फीमेल में होती है, ठीक है। एंड इसके अंदर जॉइंट का डीजनरेशन हो जाता है, नॉन इन्फ्लामेटरी होती है, जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है उसका डीजनरेशन हो जाता है, जॉइंट का स्पेस नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल होते हैं, बोन फॉर्मिंग सेल होते हैं, वो स्टिमुलेट हो जाते हैं एंड ऑस्टियोफाइट्स को फॉर्म करते हैं। ऑस्टियोफाइट्स ये बोनी ग्रोथ्स होती है जो फॉर्म होने लग जाती है इस डिजीज़ कंडीशन में, ठीक है। स्मॉल बोनी ग्रोथ होती है, मेनली ये DIP और नी जॉइंट को इन्वॉल्व करते हैं। इसका जो मेन कोज होता है वो तो आइडियोपैथिक होता है, ऑक्यूपेशन भी इसका कोज होता है, ओवर यूज़ होता है वहाँ पर जॉइंट का, बहुत सारे जो ऑक्यूपेशन होते हैं वहाँ पर, ओबिसिटी, एज, फैमिली हिस्ट्री, ट्रॉमा में मेनली जो मेनिस्कस टियर होता है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम में जॉइंट पेन सबसे अर्लीस्ट होता है, ठीक है, जॉइंट स्पेस डिक्रीज होने की वजह से होता है। ये जो पेन होता है वो सबसे ज़्यादा अर्ली इन द मॉर्निंग में देखने को मिलता है, ठीक है। एंड ड्यूरेशन होती है उसकी लेस देन 30 मिनट। एंड पेन की जो इंटेंसिटी होती है रेस्ट के साथ डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। एंड ओवर वर्क करने से इंक्रीज़ होती है। एंड मसल वीकनेस, जॉइंट सबलक्सेशन, डिसलोकेशन देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट इसमें हैंड डिफॉर्मिटी भी देखने को मिल सकती है, जैसे बाउचार्ड डिफॉर्मिटी जिसमें PIP जॉइंट इन्वॉल्व होता है, हेबर्सन डिफॉर्मिटी, DIP जॉइंट इन्वॉल्व होता है। एंड डायग्नोस के लिए एक्सरे इसका कन्फर्मेटरी होता है। एंड मैनेजमेंट के लिए रेस्ट के लिए बोलना पेशेंट को, एक्सरसाइज वो भी एक बैलेंस वे में। एंड एनाल्जेसिक दी जा सकते पेन को रिलीव करने के लिए, रेनिटिरिन देनी। एंड कुछ इंजेक्शन जैसे मैंने बताए, इंजेक्शन कॉर्टिकोस्टेरॉइड, हाइलुरोनिक एसिड, ग्लूकोसेमाइन, ये जॉइंट की इंटीग्रिटी को मेंटेन करेंगे। एंड एट लास्ट जो सर्जरी होता है ये लास्ट ऑप्शन होता है, टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट। सो गाइस ये थी समरी इसकी एंड दैट्स इट फॉर टुडे। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में रेमेटॉइड अर्थराइटिस को एक्सप्लेन करूँगी। So thank you for watching my video, and if you really liked my video then don't forget to like and subscribe to my channel and also hit the bell icon to get notification of my next video.